हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं टॉप 40 क्वेश्चंस भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। इससे पहले हमने टॉप 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस टॉप 40 क्वेश्चंस को देखिए। इसमें भी हम आज टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इनमें से जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यानी आपको इसमें बताना है कि जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका में इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो उल्लेख नहीं है, जिसका उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो सामाजिक समानता है उसका उल्लेख नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है वो है लोकतांत्रिक सरकार। यह शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसके अलावा उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समानता, ये तीनों के तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। इनमें से ऐसा कौन सा स्कीम है जो भारत के संविधान के सम्मुख ऐसा लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को मिले। तो इनमें से जो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, तो ये भारत के संविधान का लक्ष्य है कि ये सभी नागरिकों को मिले। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी भारत के संविधान का लक्ष्य है कि ये सभी नागरिकों को मिले। अवसर की समानता भी भारत के संविधान के आमुख एक लक्ष्य है कि ये सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी भारत के संविधान का एक लक्ष्य है जिसे नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो ये जो चारों के चारों स्कीम है वो भारत के संविधान के लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को मिले। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, चारों के चारों। आज का अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो इनमें नीचे कथन दे रखे हैं वो पहला कथन है कि भारत एक संप्रभु देश राज्य है, ये एकदम कथन सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी एकदम सही है। भारत एक गणतंत्र देश है, ये भी एकदम सही है। भारत में एक प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये भी एकदम सही है। ये चारों के चारों जो कथन है वो सारे के सारे सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो समाजवाद है इनमें से किसको प्राप्त करने में सफल रहता है। तो समाजवाद समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण इसको प्राप्त करने में सफल रहता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा समाजवाद है जिसे भारत ने अपनाया है। तो भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। तो भारत में जो लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नागरिक समता का क्या अर्थ है। यानी जो नागरिक समता है उससे आपका क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। तो जो नागरिक समता है उसका आश्रय है कानून के समक्ष समता, यानी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिलने चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन
नहीं है, यानी इनमें आपको एक बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वो है साम्यवादी राज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान के दर्शन है। जो इनमें से नहीं है वो है साम्यवादी राज्य। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो भारत क्या है, एक साम्यवादी राष्ट्र होना इसने घोषित नहीं किया है। इसके अलावा भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसको छोड़कर बाकी सभी भारत ने होना घोषित किया है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से जो भारत की उद्देशिका में शब्द नहीं है वो है लोक कल्याण। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, लोक कल्याण। इसके अलावा भारत की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक प्रभुत्ता संपन्न, ये तीनों के तीनों शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? यानी इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संघीय और संघात्मक इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो भाग नहीं है वो शब्द है राजनीतिक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा लोकतांत्रिक, गणराज्य और एक समाजवादी, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो उदारवादी शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम और लोकतांत्रिक, ये तीनों के तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग हुए हैं। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है वो है संघीय। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, संघीय, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। आज का अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? यानी इसमें से आपको ऐसा विशेषण बताना है जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो इनमें से जो सहिष्णु है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता और संप्रभुता, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, सहिष्णु। आज का अगला प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस चीज को उल्लेख नहीं किया गया है? तो इनमें से जो वयस्क मताधिकार है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द, यानी इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में संघीय शब्द है वो कहां पर प्रयोग हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है, यानी आपको इसमें से बताना है कि जो भारतीय संघवाद है उसको संविधान में किससे वर्णित किया गया है? तो भारत में जो संघवाद शब्द है उसको राज्यों का एक यूनियन से वर्णित किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव, मत और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, यानी संविधान के जो निर्माताओं के मत या मनोभाव या आदर्श है वो किससे प्रतिबिंबित होते हैं? तो भारत के निर्माताओं, तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव, मत और आदर्श होते हैं उद्देशिका में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो प्रस्तावना की
जो भाईचारे वाली व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, तो इसमें आपको बताना है कि भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है। तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य में राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, यानी हमारे भारत के संविधान में जो हमारा राष्ट्र है उसका उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो हमारे संविधान में जो हमारा राष्ट्र है उसको भारत और इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है उसका। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, यानी जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी वो आपको बताना है। तो उस समय भारत की जो संवैधानिक स्थिति थी कि उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक हमारे में गणराज्य था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो इसमें जो कथन असत्य है वो है, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। ये क्या है, जो कथन है वो गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना एक संविधान का भाग है। तो यह किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया था। तो यह जो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है वह कहा गया था केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य प्रकरण में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो उस विवाद का नाम है केशवानंद भारती विवाद। इसी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह प्रस्तुत किया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। तो उस वाद का नाम था बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत किया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। आज का अगला प्रश्न, इनरी बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था, यानी आपको बताना है कि जो इनरी बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स का वाद था उसमें उच्चतम न्यायालय ने किस चीज को निर्धारित किया था। तो इनरी बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के वाद में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभी निर्णित किया गया था कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो इस वाद के न्यायाधिपति कौन थे, यानी जो गोलकनाथ और पंजाब राज्य का वाद था उसमें यह अभी निर्णित किया गया था कि जो हमारा संविधान है और उसमें जो उद्देशिका है वो संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो इस वाद में जो न्यायाधिपति थे वो कौन थे, तो इसमें जो न्यायाधिपति थे वो थे सुब्बा राव। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से किसने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो
के.एम. मुंशी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। आज का अगला प्रश्न, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो उस व्यक्ति का नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा इनमें से व्यक्ति है जिसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो संविधान को परिचय पत्र कहलाने वाले व्यक्ति थे N.A. पालकी वाले, यानी N.A. पालकी वाले ने ही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है ये कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है कब तक स्थायी नहीं बन जाता? जब तक इसके जो मूल्य है उसमें सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो यह कथन कहलाने वाले व्यक्ति थे B.R. अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर द्वारा ही यह कथन कहा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, इसको कहने वाले व्यक्ति थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने ही संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है कथन कहा था। आज का अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। यानी आपको उद्देशिका के संबंध में कुछ नीचे कथन कहे गए हैं, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा सही है। तो जो पहला कथन है वो है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततः गत्वा उद्देशिका बना। एकदम सही है कि जो पंडित नेहरू द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था वो आगे चलकर उद्देशिका बना था। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, ऐसा ये भी सही है कि इसको हम जस्टिसेबल नहीं कर सकते हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि जो उद्देशिका है उसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये एकदम सही है। तो इनमें से जो सही कथन है वो है पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और जो चौथा कथन है वो उद्देशिका के संबंध में सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही है भारतीय संविधान के निर्माण से। तो जो पहला कथन है वो है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, एकदम सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी एकदम सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी एकदम सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर सकते हैं, ये एकदम गलत है क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इनमें से जो पहला, दूसरा और जो तीसरा है ये तीनों के तीनों क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। यानी इनमें से ऐसा कौन सा वाद है जिसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा की गई थी। तो वह वाद है जिसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा की गई थी वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ही भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो जो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि जो वाद था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसी में मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था।
तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने टोटल टॉप 80 क्वेश्चंस करा दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।